चोलापुर गांव में एक दर्जी रहता था। उसका नाम राजू था। उसकी एक बहन थी राधा। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता। एक दिन राजू अपनी दुकान का काम निपटाने के बाद आज फिर इतना ही कमा पाया। ये पैसे तो केवल घर खर्चे में ही खत्म हो जाते हैं। मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है। ना जाने मैं कब तक पैसे इकट्ठा कर पाऊंगा। कुछ देर बाद राजू अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जाने लगता है। वो सोच में डूबा चला जा रहा था। तभी रास्ते में एक बड़ा पीपल की छांव के नीचे एक बूढ़े साधु बाबा बैठे दिखे। उनके पास एक छोटा सा झोला रखा था। साधु बाबा काफी थके हुए लग रहे थे। राजू ने देखा कि साधु बाबा उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पैर कांप रहे हैं। राजू बिना समय गंवाए दौड़कर उनके पास गया। बाबा, आप ठीक तो हैं ना? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, अब शरीर ज्यादा नहीं सह पा रहा है। राजू ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब से बचे हुए पैसे निकाले और गांव की एक छोटी दुकान से साधु बाबा के लिए थोड़ा दूध और रोटी लेकर आ गया। साधु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और भोजन ग्रहण किया। तू बहुत अच्छा लड़का है बेटा। आजकल तो लोग मदद के बदले कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन तूने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है। तेरी इस भलाई से मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए मैं तुझे ये खास कपड़ा देना चाहता हूँ। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है। समय आने पर यह कपड़ा तेरी मदद करेगा। ये कहकर साधु बाबा ने अपने झोले से एक लाल रंग का कपड़ा निकाला। वह कपड़ा बहुत ही चमकीला था, जैसे उसमें कोई अलग तरह की रोशनी समाई हो। साधु ने वह कपड़ा राजू की ओर बढ़ाया। बाबा, ये तो बहुत सुंदर कपड़ा है, लेकिन मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैंने तो बस आपकी मदद की है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बेटा, ये सिर्फ साधारण कपड़ा नहीं है। इसे बहुत संभाल कर रखना। समय आने पर तुम्हारे बहुत काम आएगा। राजू ने हिचकिचाते हुए वह कपड़ा ले लिया। उसके हाथों में आते ही कपड़े ने हल्की सी गर्माहट दी, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। इतना सुंदर कपड़ा, इसकी चमक तो किसी राजमहल के वस्त्र जैसी लग रही है। राजू कपड़े को गौर से देख रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये कपड़ा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। राजू घर में घुसते ही अपनी बहन राधा को बुलाता है। राधा, ओ राधा, यहाँ आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। राधा, जो रसोई में रोटी बना रही थी, चौंक कर बाहर आई। हुआ भैया, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बुला रहे हो? राजू ने लाल रंग का चमकीला कपड़ा अपनी बहन को दिखाया। अरे वाह, कितना सुंदर कपड़ा है। कहाँ से मिला ये आपको? आज रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे। मैंने उनकी मदद की तो उन्होंने ये कपड़ा दिया और बोले कि यह कोई साधारण कपड़ा नहीं है, इसे संभाल कर रखना। राधा कपड़े को गौर से देखने लगी। भैया, ये तो किसी राजघराने के जैसा ही कपड़ा लग रहा है। कितना सुंदर और चमकदार है ये। लेकिन बाबा ने आपसे ऐसा क्यों कहा कि इसे संभाल कर रखना? पता नहीं राधा, लेकिन बाबा बड़े अजीब थे। मुझे भी यह बात समझ नहीं आई। दोनों ने कपड़े को एक कोने में रख दिया और अपने कामों में लग गए। अगले दिन राजू उस कपड़े को अपनी दुकान में ले जाकर रख देता है। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन वह कपड़ा दुकान में पड़ा धूल खा रहा था। एक दिन राजू दुकान में बैठा कपड़े सिल रहा था। तभी उसकी नज़र उस लाल कपड़े पर पड़ती है। ये कपड़ा तो महीने से ऐसे ही पड़ा है। क्यों ना इस कपड़े का लहंगा बना दूं? वैसे भी मुझे लगता है ये कपड़ा रखे बेकार ही हो जाएगा। राजू ने कपड़ा उठाया और सिलाई मशीन पर बैठ गया। बड़ी मेहनत से उसने एक खूबसूरत लहंगा तैयार कर दिया। फिर राजू खुद से बोलता है,
कितना जबरदस्त लहंगा तैयार हुआ है। अगर मैं इसे ऊंची कीमत पर बेचूं तो कोई भी इसे जरूर खरीद लेगा, क्योंकि यह तो किसी राजकुमारी के लिबास जैसा लग रहा है। हाँ, मैं इसे जरूर अधिक कीमत पर बेचूंगा। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। फिर राजू अपनी दुकान बढ़ाकर घर चला जाता है। अगले दिन सुबह जब वह अपनी दुकान में आता है तो उस लहंगे को देखकर दंग रह जाता है। इतने सारे लहंगे! हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! ये कैसे हो सकता है? राजू देखता है कि उसके बनाए गए लहंगे की तरह कई लहंगे उसकी दुकान में रखे हुए हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसे कुछ याद आता है। ओह अच्छा, इसका मतलब साधु बाबा की बात सही थी। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं था, बल्कि यह तो कोई चमत्कारी कपड़ा लगता है। अब राजू इतने सारे लहंगे को देखकर कुछ सोचने लगता है। आज तो इतने सारे लहंगे बन गए कि मुझे दुकान पर काम करने की ज़रूरत नहीं। क्यों ना मैं घर जाकर ये बात राधा को भी बताऊं। हाँ, मैं आज जल्दी दुकान बंद करके घर चला जाऊंगा। कुछ देर बाद शाम होने से पहले राजू अपनी दुकान पर ताला लगा देता है और उन लहंगों को लेकर घर पहुंच जाता है। फिर राजू हांफते हुए घर में आता है और लहंगे को बेड पर रखकर राधा को बुलाने लगता है। राधा, देख देख ये क्या हुआ। राधा ने पहले लहंगे को देखा, फिर दूसरे, फिर तीसरे और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भैया, क्या करिश्मा है ये! एक ही कपड़े से इतने सारे लहंगे तैयार हो गए। शायद बाबा सच कह रहे थे, ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है। दोनों भाई बहन गहरी सोच में डूब जाते हैं। ये कपड़ा उनकी किस्मत बदलने वाला था, लेकिन कैसे? ये अभी किसी को नहीं पता था। फिर लहंगे में छुपे रहस्य से अनजान राजू खुशी खुशी राधा को एक लहंगा थमा देता है। राधा, ये लहंगा तो तुम्हारे ऊपर और भी खूबसूरत लगेगा। अब से तुम इसी लहंगे को पहनना। राधा लहंगे को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी की चमक उठती है। भैया, वाकई में बहुत खूबसूरत लहंगा है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पास इतना शानदार लहंगा होगा। अब राधा उस लहंगे को पहन लेती है। राधा जैसे ही लहंगा पहनती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलकने लगता है। अगले दिन जब वह इसे पहनकर गांव में निकलती है तो सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। राधा, तेरा ये लहंगा कहाँ से आया? ये तो किसी राजकुमारी के लहंगे जैसा लगता है। तुमने यह लहंगा भैया से बनवाया है ना? हमें भी ऐसा ही चाहिए। देखो, हम सब तुम्हारी सबसे अच्छी सहेलियां हैं। हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमें यह लहंगा बहुत पसंद आया है, इसलिए हमें भी यह लहंगा सिलवा दो। इसके बदले हम तुम्हें कुछ पैसे भी दे देंगे। हाँ राधा, मुझे भी ऐसा ही लहंगा चाहिए। राधा अपनी सहेलियों की बात सुनकर उन्हें मना नहीं कर पाती और घर आकर अपने भाई से सब बताने लगती है। राजू अपनी बहन की बात सुनकर बाकी बचे लहंगे को उसकी सहेलियों के साथ गांव की दूसरी लड़कियों को भी दे देता है। उसी रात राधा को अजीब सपने आते हैं। एक अंधेरे महल में वह अकेली खड़ी है। चारों ओर किसी की फुसफुसाहट गूंज रही है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वह डर जाती है। ये कैसा सपना था? ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे बुला रहा हो। धीरे धीरे गांव की दूसरी लड़कियों को भी ऐसे ही डरावने सपने आने लगते हैं और फिर एक दिन राधा अचानक गायब हो जाती है। उसके साथ ही गांव की दूसरी लड़कियां भी लापता हो जाती हैं। इसी के चलते गांव में दहशत फैल जाती है, लेकिन राजू अब भी समझ नहीं पाया कि इन लहंगों में आखिर क्या राज छुपा है। अब राजू को ये सब देखकर चिंता होने लगती है। कुछ तो गड़बड़ है। इन लहंगे मिलने के बाद ही हमारे गांव में अजीब गरीब चीजें हो रही है। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर इन लहंगों का सच क्या है। राजू ने ठान लिया
कि वह अपनी बहन को और बाकी लड़कियों को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अगले दिन राजू उसी साधु बाबा को ढूंढने जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। राजू उस औरत से अपने गांव के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वह बूढ़ी औरत उस लहंगे का राज खोलती है और बताती है, सुनो राजू, बहुत सालों पहले एक राजा ने अपनी बेटी के लिए महल बनवाया था, जहां एक दिन भिक्षा मांगते हुए एक साधु बाबा पहुंचे। लेकिन राजकुमारी ने उन्हें गलत समझकर उन पर झूठा आरोप लगा दिया, जिससे क्रोधित होकर साधु बाबा ने उसे श्राप दे दिया और वह उसी महल में एक मूर्ति में परिवर्तित हो गई। उस समय राजकुमारी ने एक खास लहंगा पहना हुआ था। श्राप देने के बाद साधु बाबा ने उस मूर्ति के सामने एक कपड़ा रख दिया और कहा कि अगर राजकुमारी के नसीब में श्राप मुक्ति लिखी होगी तो यही कपड़ा एक दिन ज़रूर उसे मुक्त कराएगा। और वही कपड़ा साधु बाबा ने सालों बाद तुम्हें दिया। अगर तुम अपनी बहन को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें एक लहंगे को उस मूर्ति से स्पर्श कराना होगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजू सब कुछ समझ चुका था। अगले दिन राजू लहंगा लेकर महल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ता सुनसान था। चारों ओर अंधेरा और डरावनी हवा चल रही थी। महल टूटा फूटा था और उसके अंदर घुसते ही राजू को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये जगह तो सच में बहुत डरावनी है, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे एक तहखाने का दरवाज़ा दिखा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज़ हवा चली और दीवारों पर जलते हुए मशालें अपने आप जल उठीं। वहाँ एक पत्थर की बड़ी मूर्ति रखी थी। अब राजू उस मूर्ति को देखकर सब कुछ समझ चुका था। शायद यही वो मूर्ति है जिस पर मुझे लहंगा स्पर्श करवाना है। राजू ने बिना सोचे समझे लहंगे को उस मूर्ति के पास रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक से हवाएं रुक गईं, डरावनी आवाज़ें बंद हो गईं और महल के अंदर की सारी हलचल खत्म हो गई। उधर देखते ही देखते मूर्ति एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। फिर वह राजकुमारी बोलने लगती है, राजू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आज तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अरे राजकुमारी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। इसके अलावा मुझे अपनी लापता बहन और गांव की दूसरी लड़कियों को वापस लाना है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह सभी वापस कैसे आएंगी। तुम चिंता मत करो राजू, मैं अपने मंत्रों से सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब राजकुमारी आंखें बंद करके विचित्र मंत्र पढ़ने लगती है और कुछ देर बाद आंखें खोलकर बोलती है, राजू, अब सब कुछ ठीक है, तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी बहन घर जा चुकी है। अब राजू उस राजकुमारी की बात सुनकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद जब वह घर पहुंचता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि राधा घर पर ही होती है। भैया, राजू ने राहत की सांस ली। उधर दूसरी लड़कियां भी ठीक ठाक अपने घर पहुंच चुकी थीं। ये सब देखकर राजू समझ गया कि लहंगा महल से बाहर आने के कारण ही ये सब हुआ था। जैसे ही वह अपनी जगह वापस पहुंच गया, सारी घटनाएं थम जाती हैं। ये सब देखकर राधा बोलती है, भैया, अब मुझे एहसास हो गया है कि किसी भी साधु पुरुष द्वारा दी गई चीज़ का हमें लालच में आकर दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम उस कपड़े को बेचना शुरू कर देते तो पता नहीं और क्या क्या अनहोनी होनी शुरू हो गई होती। राजू मुस्कुराते हुए राधा को समझाता है, बिल्कुल, लेकिन दुनिया में जो भी होता है
उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर वह कपड़ा लहंगा ना बनता तो राजकुमारी कभी अपने श्राप से मुक्त नहीं हो पाती और वह महल हमेशा एक रहस्य ही बना रहता। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसके बाद राजू और राधा इस घटना को अपने जीवन का एक सबक मानकर आगे बढ़ते हैं। राजू अपनी दुकान पर फिर से मेहनत करने लगता है और अब उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। इस घटना के बाद राजू और राधा पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगते हैं और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखें, जीवन में हमेशा अच्छा करें और दूसरों की मदद करें।